साहब, ये जो नेशनल गवर्नमेंट की कभी बातें हो रही हैं, कभी ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को खतरा है नवंबर दिसंबर में सरगोशियां सुनाई दे रही हैं कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो 8 फरवरी के इंतखाबात नल एंड वॉइड हो जाएंगे। हुकूमत अपने ताई खतरा महसूस कर रही है, तहरीक इंसाफ को अपने ताई उम्मीदें हैं, लेकिन अब नेशनल गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं। तो क्या ये आपको लगता है कि मसाइल का हल, ये डेडलॉक टूटेगा अगर कौमी हुकूमत बन जाए? देखिए, इस तरह के ख्यालात जो मावरा आइन भी हैं, पहले माजी में भी इस तरह के ख्यालात या इस तरह के सोचें आती रहीं, लेकिन देखना ये क्यों पैदा होती है। जब निज़ाम नहीं चल रहा होता, मसाइल का हल नहीं निकल रहा होता और चीज़ें तनाव का शिकार होती हैं, तो फिर कुछ तो वो होते हैं जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जो आइन से मावरा है। आइन के साथ चलते हुए मसाइल का हल नहीं निकल रहा तो आइन से मावरा क्या हल निकल जाएगा। सो ऐसा कोई सोच आइन के तहत जो ना हो, पहली बात तो यह है कि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा। और अगर हो भी तो वो कैसे मसाइल का हल निकाल लेगी। असूली तौर पे तो ये है कि इदारे, तमाम लोग, तमाम सियासी जमातें, हुकूमत, अदलिया हो, एजेंसीज हो, सब अपने अपने दायरा कार के तहत तरह के काम करें और पाकिस्तान के लोग भी चुनाव करते वक्त जब कभी उनको मौका मिले वो जज्बात से बाहर निकल के चुनाव का फैसला करें। अदरवाइज किसी वक्त थोड़ा बेहतर होगा, किसी वक्त फिर दोबारा खराबी का अमल शुरू हो जाएगा। 8 फरवरी में अवाम के चुनाव में जज्बात का अमल दखल था कि बहुत ज्यादा था। इमरान खान के लिए जज्बात थे, तो जज्बात की कदर नहीं करनी चाहिए। जी, जज्बात की कदर, जज्बात एक और रंग होता है, जज्बाती रंग में फैसले करना एक और रंग होता है। बिल्कुल जज्बात की कदर करनी चाहिए और जज्बाती रंग में भी अगर लोगों के फैसले हैं तो वो फैसले हैं बहरहाल, क्योंकि हमने लोगों की राय ली है। मैं तो ये तजवीज दे रहा हूँ कि जज्बात से हट के फैसले करने चाहिए, अकली दलील से, लेकिन जज्बात के तहत भी किए गए फैसले जो हैं वो मोहतरम फैसले होने चाहिए, उनका एहतराम होना चाहिए। सही, लेकिन कौमी हुकूमत बनाने का मशवरा इसलिए दिया जा रहा है कि तमाम मामलात पर इत्तफा किया जाए कि मसाइल का हल एक ही चीज़ में है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चकजई साहब ने भी कुछ रोज़ पहले यही बात की कि कौमी हुकूमत बनाएं, सारे मामलात मसाइल को डिस्कस करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे करवाने हैं ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग तय करें, मिलकर बैठकर सब लोग, फिर नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, तो ही जो मुल्की मसाइल है उनका हल निकाला जा सकता है। ये जो फ्री एंड फेयर मसाइल का हल है उसके लिए कानून साजी है, ये तो फिर सिटिंग पार्लियामेंट करेगी ना। अगर आप कोई कानून साजी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आइए, आप सारी जमातें बैठ के पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं, वो बैठ के फैसला करें कि आइंदा इलेक्शन कमीशन कैसे चलना चाहिए, इलेक्शन कैसे होने चाहिए। फर्ज करें ये गवर्नमेंट खत्म होती है, असम्बलियां खत्म हो जाती हैं और एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाती है, केयर टेकर गवर्नमेंट के नाम पे कौमी हुकूमत बनती, फर्ज करें बनती है, जो कि नहीं बन सकती लेकिन बन जाती है, तो उसने फिर कानून साजी करनी होगी ना कोई राय दे के। वो कानून साजी तो नहीं कर सकेगी, इसलिए कि उस वक्त तो कोई असेंबली नहीं होगी। फिर क्या करेंगे? फिर हम ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ऑर्डिनेंस की मुद्दत थोड़ी होती है, तो उसके जरिए होने वाली कानून साजी कितनी मुस्तहकम और मजबूत होगी। सो बेहतर यह है कि हम रैशनली देखें कि अगर हमने कौमी हुकूमत बना के इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन के अमल को शफाफ करना है कि माजी के इलेक्शन की तरह इलेक्शन ना हो, तो फिर उसके लिए फोरम पार्लियामान है। हमने भी अपनी हुकूमत के दौर में जो इलेक्शन लॉज है उसमें तरमीम की थी, मुस्लिम लीग ने भी की थी, हमने COD किया था, उससे कुछ चीजें बेहतर हुई। ये जो ख्याल है ना कि किसी एक वक्त में कोई एक हुकूमत कोई फैसले कर देगी और वो फैसले तादेर पायदार हो जाएंगे, उस मिसाल का हल निकालेंगे, ऐसा कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं होता। ये तदरीजी तौर पे चीजें बेहतरी की तरफ जानी है। माजी के तजर्बों से सीख के पार्लियामान के अंदर सारी जमातें मौजूद हैं, बैठे और वहां से रास्ता निकाल के लेजिस्लेशन करें और उसके बाद फिर जब इलेक्शन का वक्त आए उस पर इलेक्शन पे जाएं। बाकी फोरम्स के ऊपर जाके बातें होनी चाहिए। यूं मुतालबे करके इलेक्शन आज होगा, अगला इलेक्शन फिर मुतनाज़ा हो गया, फिर नए इलेक्शन कराएंगे, क्या इलेक्शन खेलने से मसाइल का हल निकल आएगा? सही। हुकूमत को कोई खतरा है नवंबर दिसंबर में, जो हुकूमत खुद भी बातें कर रही है, नून लीग वाले भी बातें कर रहे हैं? जी, मैंने ख्वाजा आसफ साहब से मंसूब एक बयान सुना है, उसके अलावा तो हुकूमत नहीं बात कर रही मेरे ख्याल में। उन्होंने कोई बात की है कि मुझे ये खदशा है या किसी खदशे का इजहार किया है,
मुझे नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है। खदशा नहीं, बकौल उनके कि पीटीआई की निजी महफिलों में ये बात हो रही है, इसका मतलब है पीटीआई की निजी महफिलों में जो बात होती है वो ख्वाजा आसिफ तक पहुंच जाती है। तो कह रहे हैं कि वो बड़े खुश हैं और वो ये बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो हमारे हक में ज़ाहिर फैसले होंगे, 8 फरवरी के इंतखाबात को नल एंड वॉइड करार दे देंगे, हम इक़्तिदार में आएंगे, फिर हम लोग नए इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो ये सुनकर लगता है कि हुकूमत शायद कोई ख़तरा महसूस कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस गुफ्तगू को ही देखिए, इसका मतलब है कि आज पीटीआई वाले मौजूदा सिस्टम से या मौजूदा अदालत से मुतमईन नहीं है। क्या कह रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस उनके हक में फैसले नहीं दे रहे। अगले चीफ जस्टिस के बारे में वो उम्मीद है कि वो उनके हक में फैसले देंगे। आज वो उनके हक में फैसले नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि वो उनकी जात के ऊपर भी शक ही कर रहे हैं ना। तो वो तो कह रहे हैं, वो तो अलल ऐलान कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब को हमारे इस केस से अलग होना चाहिए। मैं अर्ज करता हूं कि काजी फायज ईसा साहब के बारे में तो चले उन्होंने जो रवैया इख्तियार करना था वो कर लिया। वो तो काजी फायज ईसा साहब को घर भेजने के चक्कर में थे, वो भी काजी साहब ही है ना जिनको इमरान खान भेजना चाहते थे। लेकिन सवाल ये है कि काजी साहब के रिटायरमेंट के बाद अगर वो आने वाले चीफ जस्टिस साहब के बारे में इस खुशफहमी का शिकार है, दुरुस्त या गलत एक तरफ, ये है कि जब वो आके उनके हक में फैसले करेंगे, अगर ये है तो पहले तो वो फिर अदालत को मुतनाज़ा बना रहे हैं ना। वो अपने मुखालिफिन को कह रहे हैं कि अगला चीफ जस्टिस हमारा होगा। तो क्या ये मुल्क के निजाम चलाने के लिए काफी है? इस तरह चल पाएगा? बिल्कुल सही। तो इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी खतरे को देख रही है? देखिए, मुझे खतरा तो नहीं, चैलेंजेस बहुत लग रहे हैं। खतरा तो ये है कि ये निजाम अगर कोई खराब होता है या हुकूमत अगर जाती है तो अगला इंतखाब क्या होगा। पहली बात, फर्ज करें कि आपकी जो मरकजी हुकूमत है, ये एक मफरूजा है। मरकजी हुकूमत अगर किसी वजह से, किसी फैसले से, किसी वजह से अगर वो तश्कील नहीं रहती उसकी और वो खत्म हो जाती है, नए इंतखाब का डोल डलेगा। सूबाई हुकूमतें तो अपनी जगह मौजूद हैं, उनको क्यों डिसॉल्व किया जाएगा? वो तो अपनी जगह मुंतखब बैठे हुए हैं, अक्सरियत में है। अगर वो हुकूमतें मौजूद होती हैं, फिर इलेक्शन होता है, फिर दोबारा इलेक्शन का तनाज़ा खड़ा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला होगा। मेरा ख्याल है कि जो काम करने का है वो यही है कि इलेक्टोरल लॉज के अंदर तरामीम सब मिल बैठ के करें, इदारों से भी बात की जाए, इलेक्शन कमीशन के अंदर उसको एम्पावर किया जाए, और फिर जब वक्त आने पे अगला इलेक्शन की तरफ जाया जाए। इन द मीन टाइम अदालतों के अंदर केसेस हैं, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। इसके ऊपर अदालतों को आज ही मुतनाज़ा बना के आने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर एक नए तरह का दबाव ना डालना शुरू कर देंगे। सही। कायरा साहब, 2012 में जब कादरी साहब ने धरना दिया था, हमें अच्छी तरह याद है कि आप लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े अच्छे तरीके से उन्हें हैंडल किया, मुज़ाकरात किए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस डेलीगेशन में, उस वक्त में, मुज़ाकरात वाले में आप भी शामिल थे, अगर मुझे सही याद पड़ रहा है, आप भी थे उसमें। तो अब जो जमात इस्लामी धरना दिए बैठी है इस्लामाबाद में, सबसे बड़ा उनका जो मुतालिबा है वो IPPs के साथ जो मुआहदे हैं, वो कह रहे हैं इसको ख़त्म करें, नज़रसानी करें, बिजली सस्ती करें। तो अब आप लोग आज भी हुकूमत का हिस्सा हैं, जमात इस्लामी के साथ मामला डील क्यों नहीं हो पा रहे हैं? पहली बात तो यह है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम असम्बली के अंदर हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। फैसला उन्होंने करना है, अगर वो हमारी जमात को कहेंगे तो हम बिल्कुल मुज़ाकरात में शामिल होंगे। हम उनको हुकूमत का हिस्सा होना किसको कहते हैं? अगर वजारतें मिले बस वो होती है हुकूमत? हुकूमत होती ही वजीर आजम और कैबिनेट है। अच्छा, बाकी असम्बलियाँ होती है, बाकी असम्बलियाँ होती है। हुकूमती बेंचेस पर बैठना भी हुकूमती हिस्सा नहीं होता? नहीं, वो हुकूमत नहीं होता जी। गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, ये तो डेफिनेशन है ना जी गवर्नमेंट। सही। सो गुजारिश ये है कि मैं उससे इनकारी नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट जो कर रहा हूँ उससे इनकारी नहीं हूँ कोई, लेकिन मैं टेक्निकली यूज कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी के मुतालबात मेरी नज़र में अक्सरियत में वो है, एक अच्छा उन्होंने एक पॉपुलर स्टांस लिया हुआ है। उनके नए जो अमीर आए हैं वो कराची के अंदर भी इस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे, अब भी वो ये कर रहे हैं। और उनका ख्याल है कि रोड्स के ऊपर जाके एहतजाज करके, लोगों के इशूज रेज करके, सारी जमातें लोगों के इश्यूज के साथ मुंसलिक हैं। ये जो है ना IPPs के मुआहदे जो हैं, यूनिलैटरली आप इसको विड्रा कर ले, ये पॉसिबल ही नहीं। ये कहने की हद तक तो बड़ा 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 अच्छा स्लोगन है, आप टैक्स कम कर दें, आप तनख्वाहें बढ़ा दें, आप फलां जगह से जो लोगों के ऊपर बिजली के बिल है सस्ते कर दें, पे तेल सस्ता कर दें। बिल्कुल हो सकता है, किस तरह होगा?
अच्छा, ये मुआहदे ठीक है, आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन ये तो मानते हैं कि गलत मुआहदे किए। गलत मुआहदे से क्या मुराद है? पैसे आपने, एक जो कंपनी आपको बिजली दे भी नहीं रही है, फिर भी आपको यू हैव टू पे, बिजली मिले ना मिले आपको पे करना ही करना है। ऐसा नहीं है, ये नहीं हो रहा। ये मिसइंटरप्रिटेशन है। दुनिया भर में बिजली की वो कंपनियां, जिस तरह पाकिस्तान है, अगर हमारे यहाँ बिजली का एक कारखाना आप लगाने आती हैं, हाँ। और मैं हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, तो मुझे जरूरत है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब इन्वेस्टमेंट आती है, बाकी जो करप्शन की दास्तानें, गलतियां वो अपनी जगह मौजूद है, हर जगह में वो एक अजाब है हमारे लिए। लेकिन हुकूमत को बिजली की जरूरत है, आप इन्वेस्टर हैं, गवर्नमेंट फंसी हुई है, और पाकिस्तान एक रिस्की मुल्क है, लिहाजा यहाँ महंगी बिजली के कारखाने लगेंगे। दूसरी बात, पेमेंट्स किसको कहते हैं? मैं उसी की वजाहत करने लगा हूँ, अब थोड़ा सा सब्र कीजिए ताकि ये बात समझ आए कि है क्या। दूसरा, बिजली के कारखानों को जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, उनको तेल या गैस या कोयला जो है, जिस पे भी वो लगे हुए हैं, वो गवर्नमेंट ने फराहम करना होता है। कैपेसिटी पेमेंट ये है कि आपने 100 मेगावाट का कारखाना लगाया, वो 10 अरब का लगा, आपने 1 अरब अपने पास से डाला, 9 अरब आपने कर्जा लिया बैंकों से, और वो आलमी बैंकों से कर्जे लिए, पाकिस्तानी बैंकों से कर्जे लिए। अब हुकूमत वक्त कहती है कि आपने 80% यानी 80 मेगावाट बिजली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1 घंटे के नोटिस पे आपने हमें देनी है, सो प्लांट आपका मुकम्मल रेडी होना चाहिए, हम खरीदेंगे आपसे। अगर आपने ना दी तो हम आपको फाइन करेंगे। अब आपका मसला क्या है? आपका मसला यह है कि आप एक प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, आपने कर्ज लेके कारखाना लगाया है, कारोबार किया है, और मैं आपका वाहिद बायर हूं हुकूमत, सिर्फ एक, यानी ये कोई ऐसा कारखाना कपड़े का नहीं है, जूतों का नहीं है, दवाइयों का नहीं है कि कोई और। तो हमारे यहाँ इजाफी बिजली होनी चाहिए ना। पहले ठहरिए, मैं इस मामले को समझिए, ये बड़ा जरूरी इशू है। हम रोज कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। सो वो जो कारखाना लगा है, अगर गवर्नमेंट उससे बिजली नहीं खरीदती, एक यूनिट भी नहीं खरीदती, उसने कर्ज लिया हुआ है, वो बिजली और कहीं बेच नहीं सकता, तो उसने बैंकों के पैसे देने हैं, उसने प्रिंसिपल अमाउंट देनी है, उसने सूद देना है, उसने अपने कारखाने के अंदर लोग रखे हुए हैं जिनको उसने तनख्वाहें देनी है, और अपना कारखाना उसने चालू हालत में रखना है। ये सारे की एक कास्ट है, वो कास्ट कैलकुलेट करके उसको कहा जाता है कि अच्छा भाई, अगर तुम्हारा कारखाना 50% पे चले, 50% आपसे, मिसाल के तौर पे 50% अगर आपसे बिजली ली जाए तो आपके अखराजात निकल सकते हैं, और अगर किसी वक्त हम आपसे बिजली नहीं खरीदें या कम खरीदें तो हम आपको मिनिमम 50% के पैसे देंगे आपकी कैपेसिटी के। सर ये फिर मुआहदों को खोल के देखें, सर ये मुआहदों को खोल के देखें, ऐसे नहीं है सर, ऐसे नहीं है, ऐसे है।